तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज और पूरी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में ही शुरू से लेके इसको एंड कर दें। लेकिन फिर भी अगर लगा कि लेक्चर ज्यादा लंबा खींचता है तो हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। तो करने वाले हम सॉल्वेंसी रेशियोज। आने वाले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखवाने वाला हूं कि किस चीज में क्या आता है, सो दैट आप कोई भी गलती ना करो। अभी तक हम इसकी लिक्विडिटी रेशियोज इस चैप्टर की खत्म कर चुके हैं। पिछले दो पार्ट्स अगर आपने करे हैं तो आपको समझ आया होगा। आज हम करते हैं हमारी सोल्वेंसी रेशियोज। सोल्वेंसी रेशियोज जो होती है ये मुझे बताती क्या है? ये मुझे बताती है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कैसे है मेरे बिजनेस की, कि लॉन्ग टर्म में मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं। क्या लॉन्ग टर्म की अपनी लाइबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म की अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने लायक मेरा बिजनेस है या नहीं है। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है। इसके लिए आपको आपका बैलेंस शीट फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए, जिसकी बात हमने लास्ट क्लास में भी करी थी। वहां भी मैंने आपको लिखवाए थे, लेकिन अब थोड़े ज्यादा लिखेंगे हम, क्योंकि अब हमारे को इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अरे अरे भैया को उठा कर ले जाना है। हाँ ठीक है, इधर बनाते हैं हम थोड़ी सी अपनी बैलेंस शीट को। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना, एक एक चीज को अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे, बट बहुत आसान होंगे अगर तुम लॉजिक समझ जाओगे चीजों का। तो ये होती है मेरी एसेट साइड, ये होती है मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। ठीक है, एसेट में हम पढ़ते हैं बेसिकली करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट की डिटेलिंग की हमने बात पहले भी करी है, जिसके अंदर आता है सोसाइटी। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा अब तक। एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ओ का मतलब अदर करंट एसेट, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम बेसिकली देखने को मिलती है। सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आई का मतलब इन्वेंट्री, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल और इस आई का मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एनसीए नॉन करंट एसेट्स में बेसिकली तीन ही एसेट्स आती है, दैट इज पीएआई। ये आपको याद होनी चाहिए, अब बहुत जरूरी है जब आप अपना आगे कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ रहे हो। पी का मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ए का मतलब होता है आपके पास एडवांसेस। कौन से एडवांसेस भला? लॉन्ग टर्म एडवांसेस। आई का मतलब होता है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कई बार यहां पर लिखा रहता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, तो भी यही आएगा। सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो भी यही आएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो भी यही आएगा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं। एक आता है हमारे पास सबसे पहले इक्विटी का पोर्शन, जिसका नाम एक और भी होता है, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। इसमें आप दो चीजें पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो शेयर कैपिटल और एक आप पढ़ते हो एस आर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स के बहुत सारे रिजर्व्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जैसे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, या कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व। किसी भी वर्ड के आगे अगर रिजर्व लिखा है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब इसमें आते हैं। सरप्लस का मतलब होता है इस साल का प्रॉफिट लॉस। अगर लॉस है तो माइनस करोगे, प्रॉफिट है तो जोड़ दोगे। दूसरी हेडिंग आती है यहाँ पर आपके पास करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी आप पहले से जानते हो, जिसके अंदर आपके पास आता है बीपीटीओ। बीपीटीओ का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज। फिर आता है आपके पास एनसीएल, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर दो ही आती है मेजर तौर पे, एक आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, आपको बैंक लोन देखने को मिलता है,
डिवेंचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली मुख्य तौर पे दोनों देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के नाम से ही आएगा। फिर आपको पता होता है कि इस सब का टोटल उस सब के टोटल के बराबर है, क्योंकि ये टोटल ऑफ एसेट्स है, वो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भैया टोटल ऑफ, इसको थोड़ा हटा दे क्या, इसको थोड़ा रिजर्व की डिटेल को थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट करते हैं। चलो आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, यहां हम बात कर रहे थे कि ये जो टोटल होता है कि टोटल ऑफ एसेट्स बराबर होता है टोटल ऑफ लाइबिलिटीज के। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि टोटल ऑफ एसेट्स बराबर होता है टोटल ऑफ लाइबिलिटीज के। इसका मतलब यह भी होता है कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी बराबर है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स के। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब कुछ और फॉर्मूलास देखो। हमारे पास जो सॉल्वेंसी रेशियोज है उसके अंदर हम बेसिकली 5 रेशियोज पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है, पहली रेशियो का डेट इक्विटी रेशियो, दूसरी है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और तीसरी है प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और पांचवी है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है बेटा, 5 रेशियोज आप पढ़ने वाले हो। इन पांचों में जो भी चीजें यूज होंगी उन सब की डिटेलिंग अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। चाहे हम आज के पूरे लेक्चर में सिर्फ इतना ही कर लें, लेकिन हमें ये बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स आई होप आपने पहले लिख लिया, अगर नहीं लिखे तो ये लो जी, ये लो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये लिख लो। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करके इसको साइड में करता हूं थोड़ा, कि सर आपकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो, ये पांचों रेशियोज के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा डेट अपॉन इक्विटी। समझ आई बात। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी अपॉन डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। इसकी बात हम जब ये क्या कहते हैं सवाल आएगा तभी करेंगे। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली नाम में ही फॉर्मूला छिपा है, कुछ सेपरेटली फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कि जैसे डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट का मतलब टोटल एसेट अपॉन डेट, इस तरीके से फॉर्मूला छुपे हुए हैं। तो आई होप आपने फॉर्मूलाज भी देख लिया। चलो अब फॉर्मूलाज को भी हटाने का काम आ गया है, हम इनको भी थोड़ा सा साइड में करते हैं। ठीक है, चलो फॉर्मूलाज भी साइड में उड़ा दिए हमने, और हमने ये भी हटा दी। अब आराम से बैलेंस शीट को थोड़ा देखें। जो बैलेंस शीट तुमने बना ली है उसको ध्यान से देखना, बैलेंस शीट को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये बैलेंस शीट है आपकी। इस बैलेंस शीट को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर डेट का कंपोनेंट कौन सा है, इक्विटी का कौन सा है, टोटल एसेट्स का कौन सा है, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। ठीक है, देखो जो हमारी बैलेंस शीट है उसको मैं छोटा छोटा सा बनाऊंगा वापिस यहाँ पर। तो इधर 3 कंपोनेंट है, एक है शेयर होल्डर्स फंड, एक है करंट लाइबिलिटी, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी। मेरी गुजारिश है आप अपने पास खोल के रखो सब कुछ। ये है करंट एसेट, ये है नॉन करंट एसेट, इनका टोटल होता है टोटल एसेट, इनका टोटल होता है टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है। ये बात ठीक है। अब हम सारे सारे मेन फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले डेट किसके बराबर होता है। ठीक है, डेट को बेसिकली हम कहते हैं कि डेट बराबर होता है
नॉन करंट लाइबिलिटी के, एनसीएल का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। या हम कह सकते हैं कि डेट बराबर होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी बोल दो, एक आप बोल सकते हो कि डेट बराबर होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी की डिटेल्स लिख दो, दैट इज, जल्दी से देख के बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आई बात समझ? ऐसा बोल दो, आप बोल दो कि डेट है नॉन करंट लाइबिलिटी के बराबर, या आप डेट को बोल सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बराबर, या आप डेट को ऐसा भी बोल सकते हो। अब इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि डेट ये वाली चीज है बेटा, इसको निकालने का तरीका और बताओ क्या है। और तरीका है कि सर इन तीनों को मिलाकर ये बना, तो मैं अगर इसमें से बाकी दोनों हटा दूं तो ये नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां से आपको देखने पे समझ आता होगा कि शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी बराबर है टोटल लाइबिलिटी के, हाँ के नाम। अगर मुझे नॉन करंट लाइबिलिटी को जानना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि टोटल लाइबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड हटा दो और करंट लाइबिलिटी हटा दो। तो डेट का एक और फॉर्मूला क्या बना, टोटल लाइबिलिटीज या टोटल एसेट्स, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, शेयर होल्डर्स फंड, और माइनस कर दो आप करंट लाइबिलिटी। आई बात समझ के नहीं? जल्दी बताइए, आई बात समझ के नहीं? अच्छा, और मैं क्या कह सकता हूं, और अब देखो बेसिक फॉर्मूलाज ये है, अगर तुम्हें कई बार कोई उल्टी सीधी डिटेल दी हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं कोई डिटेल का यूज करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि डेट बराबर है मेरा किसके, ऐसा बोलूं अगर मैं कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स फंड, गलत है क्या कोई? क्योंकि टोटल एसेट की डिटेल लिख दी, मैंने कहा नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस करंट लाइबिलिटी, अभी तो यही आया। इन दोनों का टोटल मतलब ये टोटल हो गया, इसमें से ये दो चीज हटा दी तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और तरीका बता रहा हूं, वैसे पहले तीन इनफ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से कर सकते हो, घबराने की बात नहीं होती। एक बात बताओ, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को क्या बोलते हो, है ना? जैसे इस फॉर्मूला में अगर आप देखो तो करंट एसेट प्लस हो रहा है, करंट लाइबिलिटी माइनस हो रहा है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को क्या बोलते हो? सर वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो एक और फॉर्मूला बना, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस शेयर होल्डर्स फंड। समझ आई? तो डेट का एक और फॉर्मूला बना दिया। एक और जो बहुत ज्यादा यूज होता है डेट का फॉर्मूला, वो ये रहा कि डेट का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, सीबीएसई को बहुत पसंद है ये। कैसे भला? टोटल डेट का मतलब होता है, देखो डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, और इन दोनों को मिला के बन जाता है टोटल डेट। तो टोटल डेट इज करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी हटा दूं तो क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, हाँ के ना? वो हमने निकाल दिया। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ये और ये। डेट समझ आया कैसे निकलता है? डेट पे जोर इसलिए लगा रहा था ताकि एक बार डेट समझ आ गया बाकी समझ जाओगे आराम से, है ना? बाकियों के मेरे को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जैसे कि दूसरा लिखवाता हूं तुम्हें, इक्विटी का। इक्विटी अगर कोई पूछे तो इक्विटी का फॉर्मूला होता है बेटा जी, शेयर होल्डर्स फंड। या मैं कह दूं इक्विटी का फॉर्मूला होता है, सपोज शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा तो आप क्या कह सकते हो? आप कहोगे शेयर कैपिटल प्लस, बोलो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दो चीजें आती हैं। आई बात समझ? या आप यूं भी बोल सकते हो, यूं भी बोल सकते हो कि इक्विटी इज इक्वल टू, इक्विटी ये वाला पार्ट है ना? इक्विटी ये वाला पार्ट है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल में से ये दोनों माइनस कर दो, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज, जो मर्जी लिखो क्योंकि दोनों सेम होते हैं, इसमें से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी, माइनस कर दो नॉन करंट लाइबिलिटी। आती है बात समझ आपको कि दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इक्विटी। और अब जान भर के फॉर्मूला बना सकते हो आप बोलोगे करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस ये दोनों, इस तरीके से बोल दो। ये भी बोल सकते हो टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल डेट, है ना? टोटल डेट ये दोनों ही तो होते हैं, वो भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। क्लियर है यहां तक? चलो अगला देखते हैं। अब हमने यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने डेट इक्विटी रेशियो का डेट निकाल लिया, इक्विटी का इक्विटी निकाल दिया, और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स देखते हैं कैसे निकलेगा।
टोटल एसेट होता है सर करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, है ना, एज सिंपल एज दैट। सर टोटल एसेट बराबर होता है, इधर से निकाल लो, टोटल लाइबिलिटी के बराबर होता है टोटल लाइबिलिटी, इन तीनों का जोड़ होती है, तो मैं कह सकता हूँ शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, हाँ के ना। एक और फॉर्मूला लिखना चाहूं मैं टोटल एसेट्स का, तो मैं लिख सकता हूं कि सर शेयर होल्डर्स फंड में अगर आप टोटल डेप्ट को जोड़ दोगे, क्योंकि टोटल डेट का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, सीएल प्लस एनसीएल होता है, समझ नहीं मेरी बात, दैट्स इट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो टोटल एसेट आप ऐसे निकालोगे। अच्छा क्या क्या बना हमारे पास, डेट हुआ, इक्विटी हुआ, टोटल एसेट हुआ, इक्विटी हो गया, कैपिटल इंप्लॉयड। अब एक लास्ट चीज बची है, कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलती है, कैपिटल इंप्लॉयड हमने पार्टनरशिप में भी निकाली थी, ठीक है, पार्टनरशिप में भी निकाली थी। पहले हम इसको थोड़ा सा सफाई करें यहां से, अरे 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 एन क्यों हट गया, ठीक है, थोड़ी हमने सफाई कर दी। देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ये प्लस ये क्यों होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में पैसा कितना लगा है, और बिजनेस में पैसा कितना लगा है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, कि मालिकों को कितना पैसा लगा है, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी बाजार से कितना उठा रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज होती हैं उससे बिजनेस नहीं चलता, उससे बिजनेस के ऑपरेशन चलते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं बना उस चीज से, है ना। तो बिजनेस बना किस चीज से है, लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड से। तो एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, तीन चीजें माइनस करनी होती हैं। कंपनी अकाउंट से वो आपको देखने को नहीं मिलते तीनों नाम, लेकिन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में हम सीखते हैं। एक आपको इसमें से गुडविल माइनस करना है, एक आपको इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है, कौन सी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक आपको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करना है। ये तीन चीजें आपको माइनस करनी होती है, ठीक है बेटा। वैसे आपको पेपर जब आएगा, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर जब आएगा, आपको ये दो ही चीजें मिलेंगी, तो आप इतना भी याद रख सकते हो कि दिस इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा तरीका क्या होगा, और क्या तरीके हैं इसको लिखने के, एक बात बताओ, मुझे ये दोनों चाहिए, तो टोटल में से अगर ये हटा दूं, कि मैं कहूं कि टोटल एसेट्स या लाइबिलिटीज में से माइनस कर दूं राज्य क्या, ये दोनों तो चाहिए मेरे को, ये हटा दूं अगर, दैट इज करंट लाइबिलिटीज, तब भी आंसर आ जाएगा। एक और बात बता मुझे, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि टोटल एसेट का मतलब तो ये दोनों का जोड़ होता है, मैं कह दूं कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कर दूं, तो भी कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। अगर मुझे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और वर्किंग कैपिटल दे रखे, इन इन ये क्या है, सीए माइनस सीएल क्या होता है, करंट वर्किंग कैपिटल होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि कैपिटल इंप्लॉयड बराबर है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल के। आ रही है बात समझ, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। अब तुम पूछोगे कि सर इतना कुछ याद कैसे रखें, क्या मेरे को याद है, मेरे को भी याद नहीं है, मैंने भी यहां सामने, मेरे को इतना तो याद रखोगे, बैलेंस शीट तो याद रखोगे कि एसेट में ये दोनों आते हैं, लाइबिलिटी में ये दोनों आते हैं, फिर इतना तो याद रखोगे कि इक्विटी किसे बोलते हैं, डेट किसे बोलते हैं, टोटल डेट किसे बोलते हैं, ये सब तो याद रख ही सकते हो, सॉरी, ये सब तो याद रख सकते हैं हम लोग, तो ये सब ही याद रखना है, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। जब तुम्हें पेपर में इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी सवाल के रिगार्डिंग, तो आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मूलाज याद नहीं होने चाहिए, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा जब तुम्हें, तुम्हें समझ आएगी कि फॉर्मूलाज याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है, जरूरत है ये पता हो और इसकी एक एक चीज का मीनिंग क्लियर हो, उस मीनिंग क्लियर होने के लिए आपका फर्ज बनता है आप बहुत आराम से एक एक चीज को समझ के ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख डालो। जब लिख दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बार बिना देखे लिख दोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर कभी इन सवाल को गलत करने नहीं वाले हो। क्लियर हुई मेरी बात, चलो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, इधर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है जी, चलो
एक काम करते हैं हम दो सवाल आज करते हैं ताकि तुम्हें एक आइडिया हो, और बाकी के सवाल हम कल करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल है, लगभग 12-13 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं, डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, एक एक चीज को देखते हैं। पहला कहता है शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल किसका पार्ट? इक्विटी का। इक्विटी में क्या था? शेयर होल्डर फंड। उसमें क्या था? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या था? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल इसका पार्ट हुआ। हम लिखते हैं इक्विटी, हम लिखते हैं डेट। जिसकी जो चीज आएगी उसको सामने लिखते चले जाएंगे। पहले कहते हैं शेयर कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपए ईच, तो कितना हुआ? 10,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो 1 लाख हुआ। इक्विटी डेट। जनरल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। तो जनरल रिजर्व कितना है? 70,000, तो वो भी इक्विटी में आ जाएगा 70,000। सरप्लस, सरप्लस क्या होता है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, तो सरप्लस भी यहां आ जाएगा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस इसमें आते हैं ना। डिबेंचर्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला था कि नॉन करंट लाइबिलिटी डेट की इंफॉर्मेशन में आपको जनरली डिबेंचर्स, बैंक लोन देखने को मिलेंगे। तो आपको मिल गया डिबेंचर्स 75,000, तो डेट का पार्ट होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गए 25,000 के, लिख दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ये करंट लाइबिलिटी होता है बेटा, ये कहीं भी नहीं आएगा, इक्विटी में भी नहीं आएगा, डेट में भी नहीं आएगा, तो चिंता ही नहीं। चलो इस प्लस के साइन को बाय बाय बोलो, टोटल लिख दो। टोटल कितना हुआ? 70 + 30 + 1 2 लाख। इधर आ जाओ, 75 + 25 कितना हुआ? 1 लाख। तो डेट इक्विटी रेशो कितनी आई? डेट इक्विटी रेशो आई 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो कितनी हुई? 2:1। ये रेशो भी प्योर फॉर्म में निकलती है। डेट इक्विटी रेशो का आइडियल रेशो भी 2:1 होता है। क्लियर है? बेसिक क्लैरिटी आई किस तरीके से हमने बैलेंस शीट को, मतलब अपने वो सारे फॉर्मूलाज को यूज करके हमने क्वेश्चन को करा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो। फिर से हम डेट की डिटेल्स लिखते हैं एक जगह, और एक जगह हम लिखते हैं इक्विटी की डिटेल्स। ठीक है, पहली चीज क्वेश्चन ने बोली फिक्स्ड एसेट्स ग्रोस वैल्यू। इक्विटी का पार्ट भी नहीं होती, टोटल डेट का भी होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। ये टोटल एसेट, ये नॉन करंट एसेट का पार्ट होगा, है ना, कि फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसी को फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इसमें से माइनस कर दोगे तो नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे, और नेट एसेट्स ही हमारे को बैलेंस शीट में देखने को मिलती है कि ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन 6 लाख माइनस 1 लाख 5 लाख दिख रही होगी। तो नॉन करंट एसेट है, इसका मतलब कितनी? 5 लाख। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, 6 लाख माइनस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी नॉन करंट एसेट का पार्ट होती है। नॉन करंट एसेट्स में 3 चीजें आती हैं, PAI प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ए से लॉन्ग टर्म एडवांसेस, आई से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो उसी का पार्ट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगली चीज भी आ गई, तो तीनों चीजें नॉन करंट एसेट्स की आपको देखने को मिली। करंट एसेट्स करंट एसेट की आइटम हो आप, करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटी हो आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों क्या है मेरे? नॉन करंट लाइबिलिटीज, या इनको मैं प्यार से डेट भी बोल सकता हूं। ठीक है, फिलहाल के क्वेश्चन में मेरे पास डेट की पूरी इंफॉर्मेशन है, ये भी है ये भी है, दोनों को जोड़ूंगा तो 3 लाख प्लस 1 लाख, तो दैट इज 4 लाख। है कि नहीं? इक्विटी की इंफॉर्मेशन नहीं है। इक्विटी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन है किस चीज की? जब अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा, नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन है और करंट एसेट की इंफॉर्मेशन है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? मेरा टोटल एसेट बनता है, हाँ कि ना? इन दोनों को मिलाकर टोटल एसेट बनता है। अगर मैं टोटल में से, देखो मुझे चाहिए क्या, वापिस इस बैलेंस शीट को देखते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं छुटकी सी, क्या हुआ ध्यान से देखना। ये पड़ा करंट एसेट, ये पड़ा नॉन करंट एसेट, ये रहा इक्विटी, ये रहा
नॉन करंट लायबिलिटी, ये रहा करंट लायबिलिटी। मुझे पता है इसकी डिटेल्स, इसकी डिटेल्स, करंट लायबिलिटी की डिटेल्स भी पता है, इसकी भी पता, इसकी भी पता, इसकी भी पता। क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? क्या बताओ? निकाल दूंगा ना, क्योंकि इन दोनों का जोड़ इन तीनों के जोड़ के बराबर होता है। लेट मी शो यू, आराम से देखो। करंट एसेट कितनी दे रखी है मेरे को? करंट एसेट दे रखी है 2,50,000। लिखने से सब कुछ हो जाता है, देखो लिख के। करंट एसेट दे रखी है 2,50,000, ठीक है। नॉन करंट एसेट दे रखी है ये तीनों चीजें, तो बेसिकली 5 लाख ये, 30 वो, 20 वो, तो 5,50,000। 5,50,000 है ना। टोटल एसेट्स कितनी हुई? टोटल एसेट्स कितनी हुई? 5 2 7 8 लाख। सॉर्टेड है कहानी। इधर आ जाओ, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी को देखें। करंट लायबिलिटीज 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 3 और 1 4 लाख। तो हमें पता चला ये करंट लायबिलिटीज है 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज है 4 लाख। ये मुझे निकालना है। मुझे पता है कि इनका टोटल भी यही होना चाहिए। इनका टोटल कितना होना चाहिए बेटा जी? 8 लाख। तो 8 लाख में से 2 ये गए, 4 ये गए, तो मतलब 6 लाख गए, तो कितना बचा? ऑटोमेटिकली 2 लाख। क्लियर हुई बात? यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि क्या मुझे कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ा? कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, लेकिन मुझे दिमाग में कब आएंगे सारी चीजें? जब मैं ये बना पाऊंगा, ये बना पाऊंगा, तो मेरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैंने ये बनाया, इसके अंदर सब कुछ पुट किया, मेरे को समझ आ गया कि मेरी इक्विटी होगी कितनी। इक्विटी कितनी हुई? 2 लाख की। ठीक है। अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ही तो करा मैंने। अब सोचो ये फॉर्मूला लगा दिया सर ने। ये करा है, टोटल में से माइनस करा। टोटल एसेट होता है सर करंट प्लस नॉन करंट। नॉन करंट की डिटेल्स दे रखी थी, करंट की दे रखी थी, जिनका जोड़ बना था 8 लाख। करंट थी 2 लाख की, माइनस कर दी। नॉन करंट थी 4 लाख की, माइनस कर दी। आ गया मेरे पास इक्विटी 2 लाख। तो भाई डेट इक्विटी रेशो क्या बनी? 4 लाख अपॉन 2 लाख। क्या बनी? 2:1। क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द क्वेश्चंस। अच्छा, एक सवाल होमवर्क के लिए लेकर जाओ। कल मैं क्लास में आऊं, जब कल की वीडियो देखो तो पहले से करके रखना है, ठीक है। सो मिलेंगे अगली क्लास में। साइनिंग ऑफ। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अच्छे से कवर कर लेना डेट टू इक्विटी रेशो और डेट टू इक्विटी रेशो के 2 सवाल और सारे के सारे फॉर्मूलाज एकदम जुबानी याद होने चाहिए, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।